हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसा कि हम लोगों ने आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस की सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोग 2011 से 2024 के बीच में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और उससे संबंधित जितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम लोग कंप्लीट करते जा रहे थे। और इसके पार्ट 5 हमारे हो गए थे। आज हम लोग पार्ट 6 पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्योंकि जो सीटेट के एग्ज़ाम होते हैं इसमें जो साइंस वाला पार्ट होता है तो इसमें से 20 नंबर क्वेश्चन कंटेंट के होते हैं और 10 नंबर पेडागॉजी के होते हैं। तो कंटेंट वाले 20 क्वेश्चन हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद पेडागॉजी सीरीज हम लोग अलग से स्टार्ट करेंगे। और इसकी जो है प्लेलिस्ट सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से बनाई गई है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो उनको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, इसके जो हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो ये क्वेश्चन हमारा पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई, फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पौधा दिया गया है, पत्ती का शिरा विन्यास और जड़ दिया गया है। पौधा गुड़हल का है और पत्ती का शिरा विन्यास कैसा होता है, इसमें से जालिका रूपी होगा। और जड़ कैसी होगी, मुफला जड़ होगी। गुलाब का पौधा इधर दिया गया है, इसका जो है पत्ती का शिरा विन्यास जालिका रूपी होता है, इसमें भी मुफला जड़ होगी। बांस के पत्ती के शिरा विन्यास समानांतर होता है और जड़ कैसी होती है, जकड़ा जड़। धान की पत्ती का शिरा विन्यास कैसा होता है, समानांतर, और जड़ कैसी होती है, जकड़ा जड़ होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, क्यों जलीय पादपों के पास अच्छी तरह से विकसित मूल तंत्र नहीं होता है ताकि उन्हें सरलता से निकाला जा सके। उन्हें जल सोखने के लिए लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें खनिजों को सोखने की आवश्यकता नहीं होती। यह उन्हें तैरते रखने में सहायता करता है। जलीय पादपों के पास अच्छी तरह से विकसित मूल तंत्र इसलिए नहीं होता है क्योंकि उन्हें खनिजों को सोखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया केवल सही है। तो इसके अनुसार डी ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल सी वाला कथन यहाँ पे सही दिया गया है कि जलीय पादप जो होते हैं वो अच्छी तरह से विकसित मूल तंत्र उनमें इसलिए नहीं होता है क्योंकि उन्हें खनिज सोखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, जलीय पादपों में अनुकूलन के निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर में बताया गया है, जलीय पादपों के पास अच्छी तरह से विकसित मूल तंत्र नहीं होता है। इन पादपों की जड़ें अल्प विकसित होती हैं क्योंकि जलीय पादपों के अन्य भाग भी जड़ों के साथ साथ ही खनिज पदार्थों एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। अर्थात संपूर्ण पादप शरीर के द्वारा जल से खनिज लवणों का अवशोषण होता है। दूसरा नंबर बताया गया है, इन पादपों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है तथा पौधों के पत्ते चौड़े एवं बड़े आकार के होते हैं जो इन्हें जल में तैरते रहने के लिए अनुकूलन प्रदान करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, शरीर की कई गतियाँ जोड़ों की गति से जुड़ी होती हैं। स्तंभ ए में दी गई शरीर की गति को स्तंभ बी में दिए गए गति के लिए उत्तरदायी जोड़ों के प्रकार से मिलान करिए। स्तंभ ए दिया गया है, इधर स्तंभ बी दिया गया है। जैसे क्रिकेट की गेंद का फेंकना, यह किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है गेंद और उलूखल संधि से। गेंद और उलूखल संधि से। सिर को बाएं या दाईं दिशा में घुमाना, यह संबंधित है धुरांग संधि से। कोहनी की गति संबंधित है कोर संधि से। और हंसते हुए ऊपरी जबड़े की गति संबंधित है अचल संधि से। किससे, अचल संधि से। तो इसको जब हम लोग मैच करेंगे तो ए का हमारा चौथा हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा और डी का थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। ए का चौथा, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि अगला प्रश्न दिया गया है, नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं और उनको हमें क्रम से लगाना है। अब कौन कौन से चरण यहाँ पे दिए गए नाइट्रोजन चक्र के बारे में। अब जैसे कि पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, गैसीय नाइट्रोजन यौगिकों का वर्षा द्वारा मृदा में जाना। दूसरा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का बिजली से टकराना। तीसरा है जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। चौथा है पौधे नाइट्रोजन यौगिकों को अवशोषित कर लेते हैं। और पांचवा है पशु पौधों को ग्रहण करते हैं और नाइट्रोजन के यौगिक शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ पे हमें यह बताना है कि इसमें से सबसे पहले कौन सी घटना घटेगी, फिर उसके बाद कौन सी होगी, फिर उसके बाद कौन सी होगी। मतलब जो 5 ऑप्शन दिए गए तो इन सभी को हमें क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले इनमें से क्या होगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का बिजली से टकराना होगा। फिर उसके बाद गैसीय नाइट्रोजन यौगिकों का वर्षा द्वारा में
जाना। फिर उसके बाद होगा पौधे नाइट्रोजन यौगिकों को अवशोषित करते हैं, पशु पौधों को ग्रहण करते हैं और नाइट्रोजन के यौगिक शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं। और फिर उसके बाद जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। तो इसका सही क्रम हो जाएगा 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 4, फिर 5, फिर 3। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 2, 1, 4, 5, 3। फिर से देख लेते हैं एक बार हम लोग यहाँ पे, जैसे कि नाइट्रोजन चक्र के चरणों का सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन का बिजली से टकराना, फिर उसके बाद गैसीय नाइट्रोजन यौगिकों का वर्षा द्वारा मृदा में जाना, फिर उसके बाद पौधे नाइट्रोजन यौगिकों को अवशोषित कर लेते हैं, फिर पशु पौधों को ग्रहण करते हैं और नाइट्रोजन के यौगिक शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं, और फिर उसके बाद जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समुच्चय का सही मिलान निरूपित करता है। इधर रेशा दिया गया है और इधर उत्पत्ति का भाग दिया गया है। जैसे कि सन है, तो सन किससे प्राप्त होता है हमें, तो सन हमें किससे प्राप्त होता है, कपास किससे प्राप्त होता है, रेशम नारियल का रेशा, यह हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, जो सन हमें है वह प्राप्त होता है तना से, कपास हमें प्राप्त होता है पुष्प से, रेशम हमें प्राप्त होता है कृमिकोश से, और नारियल का रेशा जो है वह किससे प्राप्त होता है, छिलका से प्राप्त होता है। तो एक हम मिलाएंगे चौथे से, बी तीसरे से, उसके बाद सी दूसरे से, और डी वाला पहले से। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, चौथा तीसरा दूसरा पहला। फिर से एक बार देखते हैं यहाँ पे, सन जो है तना से प्राप्त होता है, कपास जो है पुष्प से प्राप्त होता है, रेशम कृमिकोश से, और नारियल का रेशा में छिलका से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मानवों में सांस लेते समय अंतःश्वसन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या होगा। अंतःश्वसन की प्रक्रिया के लिए सही उत्तर क्या होगा, वायु अंदर जाती है, पफलियां अंदर को आती हैं तथा डायफ्राम नीचे जाता है। वायु बाहर निकलती है, पफलियां बाहर को आती हैं तथा डायफ्राम ऊपर होता है। वायु बाहर निकलती है, पफलियां बाहर को आती हैं तथा डायफ्राम नीचे जाता है। वायु अंदर जाती है, पफलियां बाहर को आती हैं तथा डायफ्राम नीचे जाता है। तो अंतःश्वसन की प्रक्रिया में कौन सी क्रिया घटित होती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अंतःश्वसन से तात्पर्य है कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो वायु अंदर जाती है, पफलियां जो है बाहर की ओर आती हैं, और जो हमारा डायफ्राम होता है वह नीचे जाता है। डायफ्राम कैसे होता है, नीचे जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, मानवों में सांस लेते समय अंतःश्वसन की प्रक्रिया करने के लिए वायु अंदर जाती है, पफलियां बाहर को आती हैं तथा डायफ्राम नीचे जाता है। अतः श्वसन के समय पफलियां बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्च वसन के समय पफलियां अंदर की ओर जाती हैं, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूरी स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन है, ए रुधिर वर्ग वाले एक पुरुष का विवाह बी रुधिर वर्ग की महिला से होता है। उनके पुत्र या पुत्री का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है, केवल ए, केवल बी, ए तथा बी, या तो ए बी ओ अथवा ए बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी ओ अथवा ए बी हो सकता है अगर ए रुधिर वर्ग वाला कोई पुरुष बी रुधिर वर्ग वाली महिला के साथ विवाह करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हमारे प्रबाहों में कोहनी का जोड़ घर के दरवाजे के कब्जे की भांति चलता है, यह कौन सा जोड़ है, यह भी कौन सी संधि है, तो यह हिंज संधि। कौन सी संधि, हिंज संधि। हमारे प्रबाहों में कोहनी का जोड़ घर के दरवाजे के कब्जे की भांति चलता है, यह हिंज संधि कहलाता है। कोहनी में हिंज या फिर कब्जा संधि होती है, जिससे केवल आगे या पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। ये क्या है, यह है हिंज संधि, देखो दिखाया गया है। उसके बाद कंदुक खालिका संधि की बात की जाए, कंदुक खालिका संधि में अस्थि का गोल सिरा दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी गुलिका में धंसा होता है। इसके कारण कंधे जैसे जोड़ों में सभी दिशाओं में गति संभव हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे है कीलिक या फिर धुरग्रीव संधि, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुरांग संधि है। इसके द्वारा सिर आगे पीछे
या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। स्थिर संधि की बात की जाए, जिसे अचल संधि भी कहते हैं, यहाँ अस्थियां लचीली नहीं होती। अस्थियों का एक साथ इस तरह से जोड़ा जाता है कि वे स्थिर होती हैं, जैसे दांत व जबड़े का जोड़। अगला क्वेश्चन है, किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से। अब जैसे कि बताया गया है, किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव से शरीर में विटामिन के की कमी से जो है विटामिन के की कमी से हो सकता है। विटामिन के की अगर मात्रा किसी में कम है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है और रक्तस्राव होता रहता है। विटामिन के हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी विटामिन है, जो चोट लगने से होने वाले रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। दरअसल यह रक्त का थक्का जमाने के लिए अति आवश्यक है, जिससे खून का बहाव रुक जाता है। अगर रक्त का थक्का न बने तो चोट लगने पर अधिक रक्तस्राव के कारण व्यक्ति की मौत हो सकती है। इसके अलावा यह विटामिन शरीर को अनेक रोगों से लड़ने में भी मदद करता है। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं? पित्त रस, अग्नाशय रस, आमाशयी रस या फिर लसका रस। तो पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। अब जैसे कि बताया गया है, पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अन्य सभी में एंजाइम जैसे कि अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। आमाशय रस, इसमें पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। लसका रस में यह कोशिकाओं तक पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन्स तथा एंजाइम्स आदि को पहुंचाने का कार्य करता है। समरूप जुड़वा का जन्म कब होता है? जब एक अंडे का निषेचन एक शुक्राणु से होता है, तब समरूप या फिर जुड़वे का जन्म होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे बताया गया है, जब एक शुक्राणु के द्वारा एक अंडाणु का निषेचन होता है तो परिणामी युग्मनज विकास की शुरुआत में ही दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिससे दो भ्रूण बनते हैं। अतः एक शुक्राणु और एक अंडे के निषेचन से विभाजित युग्मनज द्वारा समरूप जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और वे एक ही जीनोम साझा करते हैं तथा हमेशा एक ही लिंग के होंगे। लेकिन दो शुक्राणु और दो अंडों से उत्पन्न बच्चे भी जुड़वा होते हैं, पर वे विपरीत लिंग अथवा एक लिंग के हो सकते हैं। पर वे समरूप मोनोजाइगोटिक नहीं होते, बल्कि वे डाइजाइगोटिक होते हैं, अर्थात दो अंडों से दो विभिन्न शुक्राणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, यक्ष एक पुष्पविहीन और बीजविहीन पौधा है जो जमीन पर उगता है। निम्न में से कौन सा यक्ष हो सकता है? चीड़ का पेड़, शैवाल, आर्किड या फिर पर्णांग। तो यक्ष एक ऐसा पौधा है जो पुष्पविहीन है और बीजविहीन पौधा है जो जमीन पर उगता है, तो वह हो सकता है पर्णांग। क्या हो सकता है? वह पर्णांग हो सकता है। अब यहाँ पे बताया गया है, पर्णांग या फर्न एक अपुष्पक पौधा है। इसको जड़, तना, पत्ती जैसे तीन भागों में बांटा जा सकता है। यह बीजाणु धानियों से बीजाणु उत्पन्न करता है। इसी से नए पौधे की उत्पत्ति होती है। ये बीजाणु धानियाँ पत्तियों में पाई जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, मछलियों के शरीर की सतह को सूक्ष्म जीवों से होने वाले क्षय से किस चीज़ की उपस्थिति रक्षा करती है? तो श्लेष झिल्ली या फिर परत। श्लेष्म झिल्ली या फिर परत जो है सूक्ष्म जीवों से होने वाले क्षय से रक्षा करती है मछलियों की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, मछलियों के शरीर की सतह को सूक्ष्म जीवों से होने वाले क्षय से श्लेष्म झिल्ली या परत की उपस्थिति रक्षा करती है। श्लेष्मा में एंटीबॉडी और बैक्टीरिया को मारने वाले एंजाइम होते हैं जो संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। सांस लेते वक्त शरीर में अंदर जाने वाले कण जैसे धूल, बैक्टीरिया या वायरस श्लेष्मा में फंस जाते हैं। इस तरह श्लेष्मा इन्हें फेफड़ों में जाने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, शेर घास नहीं खाता, बिल्कुल सही है और कारण आर दिया गया है, क्योंकि बहुत से पशु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। तो कारण आर भी सही दिया गया है और आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है। जैसे कि शेर घास नहीं खाता है क्योंकि बहुत से पशु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पे ए वाला कथन ही सही हो जाएगा हमारा। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, कथन ए के बारे में, घास में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। मानव सहित अनेक जंतु जैसे कि शेर,
बाघ आदि घास नहीं खाते। यहाँ पे बाघ जहाँ लिखा है बाघ आदि घास नहीं खाते क्योंकि वे सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। कारण बताया गया है मानव सहित बहुत से पशु शेर बाघ ऐसे होते हैं जो सेलुलोज का पाचन नहीं करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है स्तंभ ए के पौधों का स्तंभ बी में दी गई उनकी प्रजनन की विधि से मिलान कीजिए। जैसे कि शैवाल है तो शैवाल कौन सी विधि द्वारा प्रजनन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विखंडन के द्वारा। फफूंद किसके द्वारा करते हैं, तो बीजाणु बनाना के द्वारा। डहलिया किसके द्वारा करते हैं, तो जड़ों द्वारा। और कैक्टस किसके द्वारा करते हैं, तो शरीर के भाग का अलग होना या फिर विलग्न के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। फिर से एक बार देख लेते हैं कि शैवाल जो है वो विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं, फफूंद बीजाणु बनाना, डहलिया जड़ों द्वारा और कैक्टस शरीर के भाग का अलग होना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कैक्टस ने रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपने आप को कैसे परिवर्तित किया है। पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं, बिल्कुल सही कथन है कि कैक्टस जो होता है उसमें पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं। तना रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है, ये भी सही है। तने पर मोम का एक मोटी परत होती है, तो ये भी सही है। जड़ें सतह के समीप होती हैं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जड़ें जो होती हैं रेगिस्तानी पौधों में बहुत दूर तक जाती हैं, बहुत अंदर तक जाती हैं, और पानी की खोज में बहुत अंदर तक पहुंच जाती हैं। तो यहाँ पे सही कथन दिए गए हैं कैक्टस के बारे में कौन कौन से, कि पत्तियाँ कांटों के रूप में होती हैं, तना रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है, तने पर मोम की एक मोटी परत होती है। तो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा सही दिया गया, जबकि चौथा यहाँ पे गलत दिया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला यहाँ पे कथन सही दिए गए हैं। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। इनमें पत्तियाँ या तो अनुपस्थित होती हैं या बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियाँ कांटों का रूप ले लेती हैं। इससे पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जलनाश तो जल की कमी आती है। इनमें प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोम परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। तो यहाँ पे कैक्टस को रेगिस्तानी परिस्थिति में जीवित रहने के लिए ये तीनों चीज़ें आवश्यकता है। पत्ती कांटों के रूप में होती है, तना रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है, और तने पर एक मोटी परत होती है। ये सारे कथन आपको याद रखने हैं क्योंकि इसमें से टू द पॉइंट जो है क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दी गई तालिका से उस समूह को चुनिए जिसे किसी पुष्प के पुंकेसर और स्त्री केसर के भाग है। मतलब यहाँ पे पुंकेसर में कौन कौन से भाग होते हैं, स्त्री केसर में कौन कौन से भाग होते हैं, ये हमें बताना है। पुंकेसर जैसे कि दिया गया है परागकोश तंतु बाह्यदल, परागकोश बाह्यदल वर्तिकाग्र, परागकोश तंतु, और इधर है अंडाशय वर्तिकाग्र पंखुड़ी, अंडाशय तंतु वर्तिकाग्र, अंडाशय बाह्यदल वर्तिकाग्र, अंडाशय पंखुड़ी और बाह्यदल। तो यहाँ पे सही कथन दिया गया है थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे कि पुंकेसर में कौन कौन से भाग होते हैं, परागकोश और तंतु होते हैं, और स्त्री केसर के कौन कौन से भाग होते हैं, अंडाशय बाह्यदल और वर्तिकाग्र। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे जो तीसरा लाइन दिया गया है तीसरा पार्ट वाला ये सही हो जाएगा, ये वाला। यहाँ पे फिर से एक बार देखते हैं कि पुंकेसर के भाग कौन कौन से, परागकोश और तंतु, और स्त्री केसर के भाग कौन कौन से, अंडाशय बाह्यदल और वर्तिकाग्र। अगला प्रश्न है किसी घास के पौधे को उखाड़ने के पश्चात एक छात्र उसकी जड़ों और पत्तियों का प्रेक्षण करके अपने प्रेक्षणों को इस प्रकार नोट करेगा। रेशेदार जड़ें तथा जालिका रूपी सिरा विन्यास, रेशेदार जड़ें तथा समांतर सिरा विन्यास, मूसला जड़ें तथा समांतर सिरा विन्यास, मूसला जड़ें तथा जालिका रूपी सिरा विन्यास। तो बात की जाए कि घास के पौधे को जब उखाड़ा जाएगा तो उसमें से एक जड़ नहीं होती, काफ़ी छोटी छोटी जड़ें होती हैं, तो रेशेदार जड़ होंगी। और जो रेशेदार जड़ें होती हैं उनका जो सिरा विन्यास होता है समांतर सिरा विन्यास होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रेशेदार जड़ें होंगी और समानांतर सिरा विन्यास होगा। अब जैसे कि बताया गया है किसी घास के पौधे को उखाड़ने के पश्चात एक छात्र उसकी जड़ों और पत्तियों का प्रेक्षण करके अपने प्रेक्षणों में यह नोट करता है कि इसकी जड़ें रेशेदार तथा समानांतर सिरा विन्यास में हैं।
जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। मूसला जड़ के अंदर एक मुख्य जड़ पाई जाती है, जबकि रेशेदार जड़ में मुख्य जड़ का अभाव होता है। मूसला जड़ लंबाई के अनुपात में बढ़ती है, जबकि रेशेदार जड़ लंबाई व चौड़ाई दोनों के अनुपात में बढ़ती हैं। मूसला जड़ में शाखाएं पाई जाती हैं, जबकि रेशेदार जड़ में जो है मुख्य जड़ के अभाव के कारण शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जंतु कोशिका के 4 संघटक हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, रिक्तिका। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। देखो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कोशिका भित्ति जो होती है वह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, वो पाई जाती पादप कोशिका में। कोशिका झिल्ली हरित लवक, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो लवक होता है वो भी पादप कोशिका में पाया जाता है, और इसमें भी कोशिका भित्ति दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें से सही ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा कि जंतु कोशिका में 4 कौन कौन सी संघटक होते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और रिक्तिका, ये चारों चीजें पाई जाती हैं जंतु कोशिका में। अब जैसे कि बताया गया है, जंतु कोशिका के 4 संघटक जो हैं, सबसे पहला कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है, जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव को घेर कर रखती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है। इसमें से बाहरी एवं भीतरी जो परतें हैं वो प्रोटीन तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड या वसा द्वारा होता है। उसके बाद बात कीजिए कोशिका द्रव्य की। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है तथा कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर रहता है। यह रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ है। यह पारदर्शी एवं चिपचिपा होता है। उसके बाद बात की जाए कि केंद्रक की, रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। यह गोलाकार या अंडाकार संरचना है। यह सभी कोश की गतिविधियों का नियंत्रण केंद्र है। उसके बाद बात की जाए रिक्तिका की। रिक्तिका अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी होती है और रिक्तिका का प्रमुख कार्य भोज्य पदार्थों का संग्रहण है। इसमें खनिज लवण, शर्कराएं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बनिक अम्ल, विभिन्न रंग तथा अपशिष्ट पदार्थ घुले रहते हैं। और रिक्तिका के कारण ही कोशिकाओं की स्थिति बनी रहती है, जिससे वे अपनी आकृति बनाए रखती हैं। ये कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों के परिवहन में भी सहायक होती है। जंतु कोशिका में रिक्तिका अनेक और बहुत छोटी होती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति की लार में लार एमाइलेज की हीनता है तो उस व्यक्ति की मुख गुहा में बाधित होने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन हो सकती है? वसाओं का वसा अम्लों में परिवर्तन, प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में परिवर्तन, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन, विटामिनों का अवशोषण। यदि किसी व्यक्ति की लार में लार एमाइलेज की हीनता है, कमी है, तो स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होने में कठिनाई होगी। अब जैसे कि बताया गया है, एमाइलेज मानव लार में मौजूद एक एंजाइम है जो लार ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होता है। यह पाचन प्रक्रिया में मदद करता है, क्योंकि यह एंजाइम स्टार्च या फिर जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और माल्टोज जैसी सरल शर्करा में तोड़ देती है। अतः लार में एमाइलेज की हीनता होने पर मुख गुहा में बाधित होने वाली प्रक्रिया स्टार्च की शर्करा में परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिराओं के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। शिराएं CO2 समृद्ध रुधिर को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं। शिराओं की भित्तियाँ मोटी होती हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि शिराओं की भित्तियाँ पतली होती हैं, जिसकी वजह से इनमें वाल्व होते हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रुधिर को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। तो यहाँ पे पहला और तीसरा ऑप्शन सही दिया गया है कि शिराएं CO2 समृद्ध रुधिर को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रुधिर को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और तीसरा हमारा यहाँ पे सही दिया गया है।